दोस्तों, डीएम साहब भेष बदलकर चाय की टपरी पर चाय बेच रहे थे। तभी एक दरोगा वहां पर आता है और डीएम साहब को धमकाते हुए कहता है, ए लड़का, चल हफ्ता निकाल वरना अपनी यह गुमटी यहां से हटा ले। तभी डीएम साहब उस दरोगा से पूछते हैं, अरे भैया, ये तो सरकारी जगह है और मैं नगर निगम के टैक्स को भरता हूं, फिर आपको अलग से हफ्ता क्यों देना पड़ेगा? तभी दरोगा कहता है, ए लड़का, मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ा, जितना बोला उतना कर। या तो रातों रात अपनी गुमटी यहां से हटा ले, नहीं तो कल जेसीबी आकर तेरी गुमटी तोड़ देगी। तभी डीएम साहब ने बोला, देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं निगम का पूरा पैसा ईमानदारी से देता हूं और इसके अलावा मैं आपको अलग से कोई हफ्ता नहीं दूंगा। यह सुनकर दरोगा पूरी तरह से बौखला जाता है और गुस्से में फिर जो कदम उठाता है वह जानकर आप सब हैरान हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की, जहां एक गरीब किसान का परिवार था जिसमें मदन लाल, उनकी पत्नी मालती और एक लड़का रहता था जिसका नाम विजय था। पति पत्नी पूरे दिन खेत में बहुत मेहनत करते थे, तब जाके वह दिन का 2 पैसा कमाते थे और अपने बच्चे को खाना खिलाते थे। विजय की पढ़ाई की फीस भी वह खेती के पैसे से ही भरते थे। एक दिन मदन लाल और उनकी पत्नी मालती अपने खेत पर काम कर रहे होते हैं और उनका बच्चा विजय वहीं खेत पर खेल रहा होता है। तभी एक गाड़ी में 4 गुंडे आते हैं और गाड़ी से निकलकर उस किसान की कॉलर पकड़कर कहते हैं कि कल तक तेरा यह खेत हमारे नाम हो जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर हम बहुत बड़ा हाईवे बनाने वाले हैं और उसमें एक मॉल बनाने वाले हैं, तो तेरी यह जमीन पूरी तरीके से मेरे नाम कर दे। किसान उनके आगे बहुत गिड़गिड़ाता है और वह कहता है, देखिए साहब, मेरी यह जमीन पूरे 20 लाख की है, लेकिन आप इसके मुझे केवल 2 लाख दे रहे हैं, तो मैं आखिर यह जमीन कैसे आपको दे दूं? इस जमीन से मेरा परिवार पलता है और मेरे बच्चे के स्कूल की फीस भरी जाती है। इसी जमीन से मैं अपने बच्चे को रोटी खिलाता हूं। तभी वह गुंडे उस किसान के साथ मारपीट करते हैं और उसकी जो पत्नी होती है उसे भी थप्पड़ मारकर कहते हैं कि अपने आदमी को समझा देना, यदि कल तक इसने यह जमीन हमारे नाम नहीं करी तो तुम्हारे बच्चे को खत्म कर देंगे या उसे उठाकर ले जाएंगे। वह किसान उन गुंडों के पैरों में गिर जाता है और उनसे माफी मांगने लगता है कि आप मेरे बच्चे को कुछ मत करिए, मैं यह जमीन आपको दे दूंगा, लेकिन उसके बाद मेरा क्या होगा? 2 लाख में मैं क्या करूंगा और कौन सा नया व्यापार शुरू करूंगा? मैं कहां रहूंगा? मैं कब तक अपने बच्चे की फीस भर पाऊंगा? वह किसान रोते रोते उन गुंडों से बहुत प्रार्थना करता है, लेकिन वह गुंडे बिल्कुल निर्दय होते हैं। वह उस किसान पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते, उसे लात मारते हुए कहते हैं, यह सब तेरी समस्या है, इसे तू जान, लेकिन कल तक तेरी यह पूरी जमीन हमारे नाम हो जानी चाहिए। ऐसी धमकी देकर वह गुंडे वहां से चले जाते हैं। तभी वह किसान अपनी पत्नी व अपने बच्चे को लेकर वहीं जिले के पुलिस थाने में जाता है। पुलिस थाने में जब वह जाता है तो वहां उसे संजय चौहान नाम का दरोगा मिलता है। किसान दरोगा जी से बोलता है, दरोगा जी, मेरा नाम मदन लाल है। मेरा यह छोटा सा 8 वर्ष का बेटा है जिसका नाम विजय है। हमें पिछले कुछ महीनों से कुछ लोग परेशान कर रहे हैं और जबरदस्ती हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। मेरी जमीन की कीमत 20 लाख है, लेकिन वह मुझे केवल 2 लाख का मुआवजा देकर मेरी पूरी जमीन हड़पना चाहते हैं। यह बात सुनकर दरोगा समझ जाता है कि यह किन गुंडों का काम है, और सबसे बड़ी बात यह होती है कि संजय चौहान जो दरोगा होता है वह भी उन्हीं गुंडों के साथ मिला होता है। वह किसान की पूरी बात सुन लेता है, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं करता। दरोगा उल्टा किसान को धमकाता है कि चुपचाप उन गुंडों की बात मान लो, वरना वे तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। दरोगा जी की बात सुनकर मदन लाल जी बहुत रोते हैं और वह पूरी रात अपने परिवार के साथ बैठकर यही विचार कर रहे होते हैं कि कल वह गुंडे फिर आएंगे तो उन्हें क्या जवाब देंगे हम। पूरा परिवार रोते रोते सो जाता है। सुबह जब विजय और किसान की पत्नी उठते हैं तो देखते हैं कि किसान मदन लाल ने आत्महत्या कर ली। उसने अपने ही खेत के कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। यह देखकर विजय बहुत डर जाता है। वह देखता है कि वह गुंडे जबरदस्ती उसकी मां से वह सारी जमीन अपने नाम करवा रहे हैं, और जिस दरोगा के पास मदन लाल जी अपने परिवार को लेकर मदद मांगने गए थे, वह दरोगा भी उन्हीं गुंडों के साथ वहां खड़ा होता है। लेकिन वह उन गुंडों पर कोई केस नहीं बनाता। वह मदन लाल जी की आत्महत्या को कर्ज का कारण बताकर बात को दबा देता है। यह सब देखकर विजय को बहुत गुस्सा आता है।
वह मन ही मन ठान लेता है कि मुझे बड़े होकर इन 4 गुंडों से और इस दरोगा से बदला लेना है। उसके बाद वह गुंडे उनकी पूरी जमीन और उनका पूरा खेत हड़प लेते हैं और उन्हें मात्र 2 लाख रुपए देकर सारे कागजात अपने नाम करवाकर उन मां बेटों को धक्के मारकर वहां से निकाल देते हैं। अब मां बेटे जैसे तैसे मेहनत मजदूरी कर कर अपना जीवन जीने लगते हैं। विजय अभी पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई में उसका मन बहुत अच्छा लगता था। विजय ने कुछ सालों के बाद अपनी 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास करी और उसके बाद उसने 12वीं की परीक्षा में भी ज्यादा नंबर लाकर पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त करा। अब विजय को समझ नहीं आ रहा था कि आगे भविष्य में उसे क्या करना चाहिए। तभी वह गांव के सरपंच के पास जाता है और उनसे बात करता है, तो गांव के सरपंच उन्हें बताते हैं कि तुम इंजीनियरिंग कर लो या तुम डॉक्टर बन जाओ। लेकिन विजय के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य उन 4 गुंडों और वह उस एक दरोगा से बदला लेना होता है। तभी विजय उनसे पूछता है कि सरपंच साहब, ऐसी कौन सी नौकरी है जिसका आदेश शहर के सारे पुलिस वाले मानते हो और जिसके एक आदेश से पूरे शहर का माहौल बदल जाए। तभी सरपंच साहब विजय को बताते हैं कि शहर में केवल और केवल कलेक्टर का राज होता है। यदि शहर का कलेक्टर चाहे तो वह कभी भी किसी भी पुलिस वाले को कोई भी आदेश दे सकता है। वह कभी भी किसी भी पुलिस वाले का ट्रांसफर कर सकता है। कलेक्टर का आदेश पूरे शहर को मानना ही पड़ता है। तभी विजय मन ही मन ठान लेता है कि मुझे बड़ा होकर कलेक्टर बनना है और उन 4 गुंडे और दरोगा से अपने पिताजी की मौत का बदला लेना है। विजय कलेक्टर बनने की जानकारी नेट से निकालता है। तभी उसे पता चलता ही कि कलेक्टर बनने के लिए उसे यूपीएसएससी की एग्जाम क्लियर करनी होगी। क्योंकि विजय पढ़ाई में बहुत अच्छा था, वह अपने आगे की पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत से पैसे जुटाकर दिल्ली चला जाता है और वहां से कलेक्टर की पढ़ाई शुरू कर देता है। विजय अपने यूपीएसएससी के पहले अटेम्प्ट में असफल होता है, लेकिन वह अपने दूसरे अटेम्प्ट में पहली व दूसरी परीक्षा को पास कर लेता है। अब उसके सामने केवल एक ही लक्ष्य था, जो कि इंटरव्यू पास करना था। यदि विजय इंटरव्यू क्लियर कर लेता है तो वह कलेक्टर बन जाएगा। विजय अपने इंटरव्यू के लिए बहुत मेहनत करता है और बहुत पढ़ाई करता है। विजय का भगवान में बहुत विश्वास होता है, तो उसका इंटरव्यू भी काफी अच्छा जाता है। वह बहुत खुश था क्योंकि उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। कुछ ही दिनों के बाद जब रिजल्ट आता है तो विजय का नाम सबसे पहले स्थान पर आता है। अच्छी बात यह थी कि विजय उसी आजमगढ़ जिले का कलेक्टर बनता है जहां पर उन गुंडों ने, पुलिस वालों ने मिलकर उसके पिता की हत्या करवा दी थी और आसपास के सभी किसानों की जमीन हड़प ली थी। कुछ महीनों तक विजय की ट्रेनिंग चलती है और फिर विजय की पोस्टिंग हो जाती है। अब विजय गांव में जाकर गांव के कुछ दुकानदार से और किसानों से बातचीत करता है। तभी विजय को पता लगता है कि वह 4 गुंडे जो उसके पिता को परेशान कर रहे थे, वह अभी भी उसी गांव में रहते हैं और वह कभी कभार गांव में आकर गांव के दुकानदारों से हफ्ता वसूली करते हैं और उन दुकानदारों को धमका कर रखते हैं कि यदि तू यहां पर ठेला लगा रहा है तो तुझे रोज का हफ्ता हमें देना होगा और यदि तू यह हफ्ता नहीं देगा तो तेरी दुकान को रातों रात तोड़वा दिया जाएगा। यदि कोई दुकानदार उन गुंडों की कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन जाता है तो पुलिस भी उनकी कोई सहायता नहीं करती, क्योंकि जो पुलिस वाले होते हैं वह भी उन गुंडों के साथ मिले होते हैं। तभी विजय ठान लेता है कि मुझे कोई ऐसी योजना बनानी होगी कि वह सारे गुंडे और घूसखोर पुलिस वाले सभी एक साथ रंगे हाथ पकड़ा जाए, वरना यदि मैंने गुंडों को पकड़ लिया तो वह पुलिस वालों का नाम नहीं लेंगे और पुलिस वालों को पकड़ लिया तो वह गुंडों का नाम नहीं लेंगे। विजय को अब एक ऐसी योजना बनानी थी कि वे गुंडे और पुलिस वाले सभी को एक साथ रंगे हाथ पकड़ा जा सके। तभी विजय अपनी पूरी योजना तैयार कर लेता है और अपने गुप्त सूत्रों को यह खबर दे देता है कि जिस दिन उन गुंडों का हफ्ता वसूली करने के लिए आने का समय हो, तब से 1 दिन पहले वह उसे खबर दे दे। 4 से 5 दिनों के बाद विजय के गुप्त सूत्रों द्वारा उसे खबर मिल जाती है कि अगले आने वाले रविवार को गुंडे उसी गांव में हफ्ता वसूली के लिए आने वाले हैं। रविवार की सुबह सुबह ही विजय एक चाय वाले का भेष बदलकर उसी गांव में एक चाय की घुमटी लगाकर वहां पर चाय बेचने लग जाता है। दिन के 12 बजते हैं और वहां पर एक गाड़ी आती है जिनमें से 4 गुंडे उतरते हैं और वह गांव की हर एक दुकान से पूरा पूरा हफ्ता वसूलते हैं। तभी 2 गुंडे विजय के पास आते हैं। विजय कहता है, अरे किस बात का हफ्ता, मैं तो नगर निगम का पूरा पैसा भरता हूं, नगर निगम की रसीद कटता हूं और मैं वह पूरा पैसा ईमानदारी से भरता हूं, आखिर मैं तुम्हें पैसा क्यों दूं? तभी उनमें से एक गुंडा बहुत ऊंची आवाज में बोलता है,
वो बेवकूफ, ज्यादा बात मत कर तू। नया नया आया है क्या? तुझे यहाँ के नियम नहीं पता है? यदि यहाँ पर दुकान लगानी है, यहाँ पर व्यापार करना है तो रोज का हफ्ता देना होगा। हम महीने में 2 बार आएंगे और पूरे महीने का हफ्ता लेकर जाएंगे। चुपचाप हफ्ता निकाल, वरना 2 चांटे पड़ेंगे और तेरी पूरी दुकान को भी तोड़ दिया जाएगा। विजय बोलता है, अरे साहब, तुम ऐसे गुंडागर्दी करोगे तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा और तुम्हारे नाम की रिपोर्ट लिखवा दूंगा। तभी वह गुंडे वहां पर हंसने लगते हैं और विजय से कहते हैं कि चल, तू अभी नया नया आया है, मैं खुद तुझे पुलिस वालों के पास ले जाता हूं। पुलिस वालों को जाकर कह देना कि हम आए थे और हफ्ता वसूली कर रहे थे। विजय बोलता है, मैं तुम्हें कोई हफ्ता नहीं देने वाला। तभी वह गुंडे विजय के साथ मारपीट करने लग जाते हैं। इतने में ही उधर से पुलिस की गाड़ी आ रही होती है। विजय देखता है कि उस गाड़ी में वही संजय चौहान नामक दरोगा बैठा है जो इनके साथ मिला हुआ है। विजय दौड़ता हुआ उस गाड़ी के आगे जाता है और गाड़ी के आगे जाकर बोलता है, पुलिस वाले साहब, मुझे इन गुंडों से बचा लीजिए। यह गुंडे मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं और मेरी दुकान में तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये लोग मुझसे हफ्ता भी मांग रहे हैं, क्योंकि विजय ने पूरी तरीके से अपना रूप बदल रखा था। इसीलिए वह दरोगा भी उसे नहीं पहचान पाता है कि यह तो यहाँ का कलेक्टर है। और वह गाड़ी से उतरकर गुंडों की बजाय विजय की कॉलर पकड़कर विजय से कहता है, तो इसमें गलत क्या है? चुपचाप इन्हें इनका हफ्ता दे दे, वरना यह तेरी दुकान पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे और तू इनका चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसे रोते रोते तू मेरे पास तो क्या, पूरे थाने में किसी भी पुलिस वाले के पास चले जाना, कोई भी तेरी मदद नहीं करने वाला। दरोगा जैसे ही यह बात बोलता है, विजय के चेहरे से आंसू मिट जाते हैं और विजय हंसने लगता है। विजय की हंसी देखकर वह वहां खड़े सभी गुंडे और दरोगा चौंक जाते हैं। गांव वाले भी विजय को देखकर चौंक जाते हैं कि आखिर यह गुंडे और पुलिस वालों के सामने हंस क्यों रहा है। फिर विजय धीरे धीरे अपनी दाढ़ी मूछे और अपने सिर पर से नकली बाल हटाने लगता है और जैसे ही वह अपने असली रूप में आता है, सामने खड़े दारोगा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह तुरंत सैल्यूट ठोकते हुए कहता है, अरे साहब, आप माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। इतने में ही पीछे से कुछ अन्य थाने के पुलिस वाले आते हैं और वहां खड़े गुंडे को और उस दरोगा को पकड़ लेते हैं। वह चारों गुंडे विजय के पांव में गिरकर गिड़गिड़ाने लगते हैं कि साहब, हमें माफ कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए, वरना हम आपसे कभी हफ्ता नहीं लेते। तभी वह दरोगा विजय के पास जाता है और कहता है, साहब, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम सभी के साथ मिल जाइए। हमारा सिर्फ हफ्ता वसूली का नहीं बल्कि 2 नंबर का भी बहुत बड़ा व्यापार है। हमारी जेब तो पूरी तरीके से गर्म है, हम आपको भी मालामाल कर देंगे। इस नौकरी से आपको जितने तनख्वाह मिलती है, हम उससे 10 गुना ज्यादा पैसा आपके घर हर महीने पहुंचाते रहेंगे। इस नौकरी से साहब आप कितना कमा लोगे? आप कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करोगे? आपके माता पिता भी बुजुर्ग हो रहे होंगे और अपनी पत्नी को और बच्चों का भी आपको ध्यान रखना होगा। हम आपको इतना पैसा देंगे जितना आप इस नौकरी में पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकते। तभी विजय गुस्से में आकर उस दरोगा को जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, बेवकूफ, तूने अभी तक मुझे पहचाना नहीं। मैं उसी मदन लाल का बेटा हूं जिसे आज से 14 साल पहले तुमने जबरदस्ती आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। तुम सभी गुंडों ने और पुलिस वालों ने मिलकर मेरे पिताजी की सारी जमीन छीन ली थी। वह रोते रोते तुम्हारे पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाने भी आए थे, लेकिन तुम पुलिस वालों ने भी उनकी कोई सहायता नहीं करी थी और इसी डर से रोते रोते उन्होंने रातों रात आत्महत्या कर ली। उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि तुम लोगों से इस शहर के कई सारे किसान, कई सारे दुकानदार परेशान हैं और एक ना एक दिन मैं इन सभी दुकानदारों को और इन सभी किसानों को तुम लोगों से मुक्त करवा कर रहूंगा। मैं उसी मदन लाल किसान का बेटा विजय हूं जो आज इसी जिले का कलेक्टर बनकर आया हूं। तभी विजय तुरंत उस दरोगा का सस्पेंड लेटर लिखता है और उन चारों गुंडों को अरेस्ट करवाता है। दरोगा और गुंडे दोनों की काली कमाई को झपट करवाकर उन सभी पर एक बहुत बड़ा केस बनवाकर उन सभी को जेल भिजवा देते हैं और सभी किसानों के हड़पी हुई जमीन वापस करवा देते हैं। शहर में जितने भी दुकानदारों से हफ्ता वसूली हो रही थी, वह सारी हफ्ता वसूली बंद करवा केवल नगर निगम की 202 की एक रसीद कटवाने का आदेश देते हैं और साथ ही साथ शहर में जितने भी 2 नंबर की गलत व्यापार चल रहे थे, वह सभी भी धीरे धीरे कर विजय की डर से अपने आप बंद हो जाते हैं। शहर के सभी लोग विजय के इस कार्य से बहुत खुश थे।
सभी लोग विजय का धन्यवाद करते थे। दोस्तों, आज के युग में विजय जैसा बेटा मिलना बहुत ही किस्मत की बात है, जो कि अपने पिता का अपमान का बदला लेने के लिए इतनी मेहनत करता है, एक जिले का कलेक्टर बनता है और पूरे जिले को गुंडागर्दी और अन्य 2 नंबर के कामों से मुक्त करवाता है। यदि दोस्तों हमारा आज का हर एक युवा अपने मन को इतना मजबूत बना ले कि मुझे जीवन में कुछ ना कुछ करना ही है, तो इस दुनिया में कोई भी ऐसी बुरी शक्ति नहीं है जो उसे उसके सपने पूरे करने से रोक सके। लेकिन आजकल के लोग काफी ज्यादा मार्ग से भटक जाते हैं। वे सपने तो बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन जब बात मेहनत करने की आती है तो उन्हें टालने लगता है। हम तो दोस्तों भगवान से केवल यही दुआ करते हैं कि हर परिवार में विजय जैसा एक बेटा जरूर हो, जो अपने माँ बाप का नाम और अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए इतनी मेहनत कर सके। आपको विजय की यह बहादुरी, यह ईमानदारी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।